नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम चल रहे हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एक चरी रैखिक समीकरण। उस एक चरी रैखिक समीकरण में हमने कल उम्र के कुछ सवाल किए और उसमें 2 अंकों वाली संख्याओं के बारे में जिक्र आएगा। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्याओं के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या, उसके बारे में हमने बोला था कि इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, तो यहां पर हम संख्या, ठीक है, देखिए 2 अंकों वाली संख्या जनरली होती है, वो कहां से होती है? 10 से लगाकर 99 तक। ठीक, 10 से लगाकर 99 तक। ठीक है, 10 से लगाकर 99 तक जो आपकी 2 अंकों वाली संख्याएं होती है। और 2 अंकों वाली संख्याओं में 10 से लगाकर जो 99 तक की संख्याएं जो होती है, 10 से लगाकर 99 तक की संख्या में, इसमें एक विशेषता होती है। अगर इसमें इकाई का अंक मान लूं मैं, इकाई का अंक और दहाई के अंक के बारे में बात करें अपन, दहाई का अंक, 2 अंक होते हैं इसमें। थोड़ा सा एक अपन चर्चा करते हैं, जैसे कि थोड़ी देर के लिए 34। ठीक हो गया, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 और दहाई का अंक कितना है? 3। ठीक, अब उसके बाद यहां पे बात करते हैं अपन 21। इकाई का अंक कितना है? 1। दहाई का अंक कितना है? 2। हम बात करते हैं यहां पे 32। इकाई का अंक कितना है? 2। दहाई का अंक 3 है। अब इनके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। ध्यान रखिएगा, एक थ्योरी डेवलप होगी यहां पे। यदि 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के क्रम को बदल दें, अंकों का क्रम बदलने का मतलब होता है इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई, तब स्थिति क्या होती है? देखिए ध्यान से सुनना। तो यहां पे 4 की जगह कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ठीक, और 2 और 1 की जगह 12 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक, तो 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के क्रम को पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग अगर ये योग देखो तो ये योग कितना होता है? इन सब में एक समानताएं होंगी, वो समानता के बारे में बात करते हैं। तो कितना होता है? यहां 55 होता है। यहां बात करें तो कितना होगा? 33 होगा। यहां बात करें तो यह कितना होगा? 77 होगा। और 77 का मतलब होता है ये 11 गुणा 7, ये बात करें तो 11 गुणा 3, ये बात करें तो 11 गुणा 5। ठीक, तो इसका मतलब हम यहां पे निष्कर्ष पे नोट नंबर 1 पे लिखते हैं। नोट नंबर 1 लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या व उनके क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या, उनके क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 11 का गुणज होता है। कितने का गुणज होता है? 11 का गुणज होता है। कितने का गुणज होता है? 11 का गुणज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या किया? सबसे बड़ी बात, 2 अंकों वाली संख्या लेना और उनके अंकों के क्रम को पलटने पर बनते संख्या, तो उनका योग कितना होता है? हमेशा 11 का गुणज होता है, हमेशा। ठीक है, क्या होता है? 11 का गुणज होता है। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, अब यहां देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों अंकों का योग कितना है? 11 का गुणज। ठीक, चलिए अब यही बात हम अंतर के लिए लेते हैं। यहां पे अंतर ले लें। अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी घटाना। तो 43 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। और 32 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? यहां पर भी कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। अब यहां पे और ले लो, 61 ले लो और यहां 16 ले लो। 61 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा?
है? अरे 61 में से छोड़ा जाएगा कितना बचा? 45। कितना बचेगा? 45। अब ये सब देख रहे हैं तो ये क्या है? 9 का गुणज, ये भी क्या है? 9 का गुणज, ये भी 9 का गुणज, ये भी 9 का गुणज। तो यहां पर हम दूसरा एक और कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या व उनके क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर, ऊपर की लाइन पूरी पूरी वैसे लिखना, का अंतर 9 का गुणज होता है। किसका गुणज होता है? 9 का गुणज होता है। 9 का गुणज होता है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या और उनके क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों का योग 11 का गुणज होता है, और 2 अंकों वाली संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर किसका गुणा होता है? 9 का अंतर, है ना? ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब इससे क्या मिला, आखिर इससे क्या मिलता है? इससे ध्यान रखिएगा, अब मैं यहां पे अभी तक कुछ लिखा ना था ना, उसका लिखने का बताता हूं। अगर दहाई का अंक आपको मान ले, इकाई का अंक मान ले y और दहाई का अंक मान ले x, तो 2 अंकों वाली संख्या हमेशा होती है 10x प्लस y। 10x प्लस y यानी इकाई का अंक अगर अपन मान ले y और दहाई का अंक मान ले x तो क्या होती है? नहीं तो समझ में, जैसे 34 को हम नहीं लिख सकते हैं 10 गुणा 3 प्लस 4, तो इस 4 को मान लूं मैं y और 3 को मान लूं मैं x, तो ये हो गया 10x प्लस y, हो गया? ये हो रहा है पूरा संख्या। अब यहां पे अगर ध्यान से सुनो, ये आपको या अच्छा, ये इन दोनों का मतलब क्या है? अभी तो इससे क्या फर्क पड़ा आपको? मैं हिलूंगा कम, है ना? तो अब देखिए यहां पे 10x प्लस y, अब इसका मतलब होता है 2 अंकों वाली संख्या अगर 10x प्लस y हो, ध्यान से सुन लेना, बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं मैं आपको। 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y है और अंकों को क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या कितनी होगी? 10y प्लस x। 10y प्लस x, तो 10y प्लस x हो गई, इन दोनों का योग करो तो 10x में से x जाएगा, कितने बचेंगे? 10xy, मतलब 11x हो गए, और y कितने हो जाएंगे? 11y, और 11 किधर से कट जाएंगे? उधर से कट जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 2 अंकों वाली संख्या व उनके क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 11 का गुणज होता है, व x प्लस y बराबर होता है, ये जो भी होता है ना, वो अंकों का जो योग होता है वो होगा योग बटे 11। ये काम का आएगा, आपके ध्यान रखना, योग बटे 11। यानी अगर आपसे बोला जाए कि 2 अंकों वाली संख्या, देखो कभी परीक्षा में कैसे बोलेगा, 2 अंकों वाली संख्या, अभी तो अपने को पता भी नहीं है, मैं मान लेता हूं मन में 2 अंकों वाली संख्या माना कि 26, तो 2 अंकों वाली संख्या व अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या यानी 62, कितना हो गया? 88 हो गया। तो वो परीक्षा में बोलेगा, क्या बोलेगा? 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 88 है, तो बताइए दोनों अंकों का योग कितना है? तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, इस 88 में 11 का भाग देना है। ये तो परीक्षा में देने रखा होगा, ये तो हटा दिया ना। संख्या परीक्षा में क्या देगा? देखो ध्यान से सुनिए, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों को क्रम पर पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 88 है, तो 88 बटे 11, तो 11 8 कितना हो गया? 88। यानी इसका मतलब होता है इकाई के अंकों का योग और दहाई के अंकों का योग कितना होगा? 8। यानी यहाँ पे अपनों ने 26 लिया था और 62 लिया था, तो दोनों के अंकों का योग कितना होगा? 62। यानी इकाई और दहाई के अंकों का योग आ जाता है योग। समझ पा रहे हो? उसी प्रकार से यहाँ पर एक और चीज लेते हैं, वही 26 और 62। 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों को क्रम पर पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना होगा? 62 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? 36 बचेगा। तो परीक्षा में ये भी थोड़ी दे रखा होगा, ये भी थोड़ी दे रखा होगा, आपसे पूछेगा 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो किसका गुणज होता है? 9 का गुणज होता है। तो 36 बटे 9, 9 चौक 36, इसका मतलब होता है दोनों अंकों का, इकाई का अंक और दहाई के अंकों का अंतर कितना होगा? 4 होगा। देखो आपने देखा होगा 26 और ये 62, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, इसका मतलब तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर होगा, देखिए अंतर बटे 9। ध्यान से सुन लेना,
दो अंकों वाली संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग हमेशा 11 का गुणज होता है, यानी इकाई और दहाई 11 का गुणज होती है, और इकाई और दहाई के अंकों का योग और इकाई और दहाई के अंतर वो 9 का गुणज होती है। किसका गुणज होती है? 9 का गुणज होती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कल मैं बताना चाहता था पर क्या होगा, टाइम लगता और उस चीज को मैं समझाता तो फिर आपके लिए। अब यहाँ पे आपके पास एक पहला सवाल आएगा, देखिए, फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। देखो इतना सब समझ लिया आपने, इतना सब समझ लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 10 क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे। चलिए, अब आपके पास सवाल भी वही है, 2 अंकों वाली संख्या का। इसको रब कर दे, वैसे इसको रहने देते हैं, उसी के बाद उसको सवाल करते हैं। कितना प्यारा सवाल का है। अब 2 अंकों वाली संख्या और दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक दूसरे का 3 गुना है, मतलब एक अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इसके अंकों के स्थान पर, अब 3 अंक है तो उसको अनुपात में भी ले सकते हैं अपन, x और 3x भी ले सकते हैं और 1 और 3 भी ले सकते हैं। भाई एक शरीर रैखिक समीकरण ले ले, इसलिए x ले लो, नहीं तो अनुपात ले लो। अब इसके अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में अगर जोड़ते तो 88 प्राप्त होता है, और आपको पता है वो 88 क्या होता है? 11 का गुणज होता है। यानी इसका मतलब होता है अगर इकाई का अंक x हो, दहाई का अंक y हो, तो उन दोनों का योग कितना होगा? 88/11, यानी 11 कितना होगा? 88। यानी इकाई के अंक और दहाई के अंकों का योग कितना होगा? 8 होगा। और इकाई का अंक x है तो यहाँ पे क्या होता है? एक x है, एक x है तो दूसरा कितना है? 3x है। तो 3x और x कितना हो गया? 4x। 4x बराबर कितना हो गया? 8। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 4 दूनी 8। x बराबर 2, तो x बराबर 2, तो ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 6। तो संख्या या तो 26 होगी या फिर 62 होगी। तो आपका उत्तर होगा या तो 26 होगी या 62 होगी। सिंपल। अब सवाल को इसको यहीं पर रखें, 2 अंक वाली संख्या में एक संख्या एक दूसरे के 3 गुनी है, मतलब 1:3 है। इनके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो 88 का मतलब होता है 11 और 88, यानी योग कितना है? 8 है। x प्लस वाई कितना होगा? 8 होगा। यानी एक 1 है और एक 3 है, 3 और 1 कितना होगा? 4। 1 बराबर 2, तो 1 बराबर 2 होगा, 1 और कितना होगा? 6 होगा। उत्तर जय हिंद जय भारत। ठीक है, ये इस प्रकार के सवाल। तो इस सवाल को समझने के लिए आपको ये सारी थ्योरी समझना पड़ेगी। बिल्कुल एकदम नोट करके लिखिएगा, चलते रहिए साथ में हमारे पे। गणित को हम पूरी खोद के इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगले हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है आज, उम्र के सवाल भी आएगा। निशा की माँ की आयु निशा की आयु की 6 गुनी है। देखिए मैं आपको आज कल बताया था आपको एक उम्र के बारे में कि कुछ समय पहले या कुछ समय बाद कुछ अनुपात दे रखा होता है, और कुछ समय पहले और कुछ समय बाद अनुपात दे रखा होता है। तो मैंने एक सूत्र लिखा था यहाँ पे कल, बस उन्हीं के हिसाब से करेंगे आप। ठीक है, फास्ट करें या इसको समझा देता हूँ। निशा की माँ की आयु निशा की आयु की 6 गुनी है। तो निशा की माँ और निशा की 6 गुनी है, इसका मतलब होता है ये 6 और 1। ठीक है, 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद मतलब +5। ठीक है, 5 वर्ष बाद निशा की आयु माँ की आयु वर्तमान आयु की 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है मम्मी 3 की है तो निशा कितनी है? 1 की है, तभी तो 1/3 होगी। ये इक्वेशन समझ में आई? बस कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। देखिए तो यहाँ पे देखो, हमने कल बताया था आपको, यहाँ से यहाँ कितना का अंतर? 5, मतलब 5 का अंतर। इन दोनों का अंतर 2, और 6 एकम 6 और 3 एकम 3, इनका अंतर कितना? देखो ये कितना हो रहा है? 6 एकम 6 और 3 एकम 3, तो ये कितने का अंतर? ये फिर से निशा की माँ की आयु निशा की आयु की 6 गुनी है। कितनी होगी? 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद निशा की माँ की आयु निशा उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? ये 1 है तो वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये 3 है तो कितनी हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी। तो क्या होगा? निशा की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सवाल समझ पा रहा हो? देखिए सवाल थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गई, इसको देखिए आप। यहाँ पे क्या हुआ, अपन तो ऐसे ही बिल्कुल हवा में चले जा रहे हैं। क्या बोला? 5 वर्ष बाद निशा की आयु, 5 वर्ष बाद निशा की आयु, ये निशा की आयु। अब निशा की आयु कितनी रहेगी? वो क्या होगी? 1 होगी। उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 होगी। तो मतलब ये चीज अपने को नहीं चलेगी, बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सी चीज चलेगी, ये वाली। देखिए फिर से देखो, निशा की अगर 1 है, 1 का मतलब होता है x, तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी? 6x वर्तमान में, ये वर्तमान में। अब क्या हो रहा है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद निशा की आयु कितनी होगी? x + 5। सिंपल सी बात है।
और वर्षा की उम्र जो है 5 साल बाद निशा की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु, तो मां की वर्तमान आयु कितनी है 6x का 1/3 है। 1/3 मतलब होता है 1/3 के हे मतलब होता है बराबर 3 दूना 6, 2x में से x गया कितना बचा, x बचा, तो x बराबर कितना 5, x बराबर 5, निशा मतलब 5 और 5 छंग कितना होगा 30, तो इसका उत्तर कितना होगा 5 वर्ष। तो निशा की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। ठीक है, हम ऐसे हवा में चले जा रहे थे। ठीक, चलिए आया समझ में, और बड़ा सरल सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर, दादाजी की आयु अपने पौत्र की आयु की 10 गुनी है। तो साहब दादाजी अगर 10 साल के तो पौत्र हो जाएगा 1 साल का, ऐसा है। ठीक है, यदि उनकी आयु पौत्र की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसकी आयु इसकी 54 वर्ष अधिक है। 54 वर्ष अधिक का मतलब होता है दादाजी की उम्र में से पोते की उम्र को अगर घटाया तो कितना होता है 54 वर्ष। अगर हम x माने तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। 10x में से 1x गया कितना बचा 9x, 9x बराबर 54, तो 1 बराबर कितना होगा 6, तो इसका मतलब होता है पोता 6 साल का और दादाजी 60 साल के। ये सवाल है। तो क्या हो रहा है, उनकी दादाजी की उम्र कितनी, तो दादाजी की उम्र 60, यहीं से दिख रहा है, सिंपल। ठीक है, फिर भी अपन देखो इस प्रकार से करते हैं। दादाजी कितने अनुपात के 10, पौत्र कितने अनुपात का 1। अधिक, देखो आपको कल भी बताया था मैंने कि जब भी आपकी अधिक के बारे में बात हो, किसके बारे में बात हो, अधिक के बारे में, जब भी कोई भी संख्या किसी से अधिक हो या कोई भी उम्र किसी से अधिक हो या कम हो तो वो डिफरेंस की बात करता है। तो इसका मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना 9 अनुपात, और दादाजी और उन दोनों का डिफरेंस कितना 4 अनुपात। तो 1 अनुपात बराबर होगा 9 छंग 54, तो 1 अनुपात बराबर 6, तो पौत्र है 1 अनुपात का, दादाजी है 10 अनुपात के, 10 छंग 60, तो इसका मतलब होता है 1 अनुपात बराबर, तो यहाँ पर दादाजी कितने उम्र के हो जाएंगे 60 के। ठीक है, चलते हम आगे के, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है। ठीक है, रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब होता है रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब रमेश 3 साल का तो पुत्र कितना हो गया 1 साल का हो गया। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 10 वर्ष पहले उनके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, यानी ये 5 तो ये 1, ऐसा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये बिल्कुल। अब इसके लिए हमने बताया था कि ऐसा ऐसा जब दो ही तरफ अनुपात हो और दो ही तरह, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 साल का, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 साल का, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो 3 एकम 3 और 5, तो डिफरेंस कितना हो गया 2, 2 दूनी 4, तो 10 दूना कितना हो गया 20, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 20, तो ये 20 और ये 20 दिया कितना हो गया 60। तो इसमें किसका पूछा है, तो रमेश की वर्तमान आयु याद कीजिए, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। ठीक है, ये अनुपात वाला सवाल समझ में आया ना। इसमें आपको कल भी बताया था मैंने कि इसमें डायरेक्ट हम एक अनुपात निकालेंगे, तो एक अनुपात निकालने क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। ठीक, ये 10 ले लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, ये ले लिया 4, और इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, यानी अनु और राज के अनुपात कितना है 4:5 है। बहुत प्यारा सवाल है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:6, वो का वही सवाल है पूरा। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 1, 6 चौक 24, 5 5 25, वो भी 1, यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 8, तो 8 5 40 और 8 चौक 32, यानी इसका उम्र कितना हो गया यह। अब यहाँ किसकी उम्र पूछी, राज की उम्र, तो राज की उम्र कितनी होगी 40 वर्ष। पहला ऑप्शन आपका सही है, आगे बढ़िए, चलते जाइए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल, चलते जाइए हमारे साथ साथ, मजा आएगा आपको सवाल करने में। 41, राम और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। राम शुभम वर्तमान कितना 5:7। ठीक, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है, 3:4। अरे सवाल की प्रैक्टिस इतनी होना चाहिए, डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1, और इन दोनों का डिफरेंस क्या 5 चौक 20, 7 या 21, 1 अनुपात बराबर 4, 4 7 28 और 4 5 20, यानी यहाँ पे किसकी उम्र पूछी है, राम की पूछी, तो राम की कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। पहला ऑप्शन सही है, इसमें पहला ऑप्शन भी 20 वर्ष है और चौथा ऑप्शन भी 20 वर्ष है। ठीक है, आपकी पीडीएफ में सही रहेगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलते हम आगे। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। 42, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है इस प्रकार के सवाल, पर फिर भी हम कर देते हैं। एक परिमेय संख्या का हर, देखिए पहली बात तो कोई जो भिन्न होती है, परिमेय संख्या होती है, उसके बारे में बता देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे हम पूरी तरह से 0 से चलेंगे और 0 से जगह के स्पीड भी बढ़ाएंगे।
परिमेय संख्या, हम बहुत जल्दी आपके ना मिससेलेनियस क्वेश्चन की सीरीज भी लाने वाले हैं, जिसमें सभी जो पेपर के सवाल होते हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट अपने टॉपिक के सवाल होंगे। यानी परिमेय संख्या में ऊपर क्या क्या होता है, अंश, और नीचे का क्या होता है, हर। ये अंश, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर। अब क्या कह रहा है वो, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यानी इसका मतलब होता है उसका जो हर है अंश से 8 अधिक है। आपको पता है जब भी मानना है छोटा मानना है तो अंश कितना है x, तो हर कितना हो जाएगा x + 8। ये सवाल है। वैसे इस प्रकार के सवालों को ऑप्शन से करना चाहिए, बड़ा आनंद आता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, यानी अंश कितना है x में 17 जोड़ दिया जाए, और हर में क्या कर दिया जाए, होता है हर में से 1 घटा दिया जाए, यानी x + 8 - 7, तो उत्तर कितना आ जाता है 3/2। बस यही ऑप्शन है आपका, 3/2। ठीक है, तो वह परिमेय संख्या ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना, वो परिमेय संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि परिमेय संख्या मतलब होता है वो परिमेय संख्या क्या रही होगी। सिंपल सा साहब सवाल है, x + 17, तो x का इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2x + 17 दूना 34, और यहाँ पे x तो ये कितना हो जाएगा 3x, और 8 में से कितना गया, सॉरी 1 घटा दिया जाए तो 8 में से 1 गया तो 7, 7 या 21 मतलब प्लस का। ठीक, अब यहाँ पे कितना हुआ, 3x में से 2x गया तो इससे बचा 1, 34 में से 21 गया तो कितना बचा, 34 में से 21 गया तो कितना बचा, 34 में से 21 गया तो कितना बचा है, 12, 13, 14, 13 बचा। कितना बचा, 13। तो आपके पास कितना हो गया, 13। तो x बराबर कितना आ गया, 13। अगर x बराबर 13 आ गया तो आपका क्या है, उससे 8 अधिक है, तो 13 में 8 गए तो कितना बचा, 21। तो आपके भिन्न हो गई 13/21। कितनी होगी, 13/21 है। अब ऑप्शन से भी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। देखिए पहली बात तो आपको ऑप्शन में देखना है कि किसमें 8 का अंतर है, तो इसमें भी 8 का अंतर है, इसमें भी 8 का अंतर है, इसमें भी 8 का अंतर है, सभी में 8 का अंतर है, तो मतलब पहली कंडीशन तो सब में पूरी होती है। दूसरी कंडीशन क्या होता है, हर में 17 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए तो 3/2 प्राप्त होता है। पहले से प्राप्त नहीं होता, दूसरे से प्राप्त नहीं होता, तीसरे से प्राप्त हो जाता है। इट विल बी योर आंसर। जय हिंद जय भारत, आगे बढ़ो। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं, और इन चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके शॉर्ट में भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, जैसे ये इक्वेशन करते हैं, हम इक्वेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूं। कोई बात नहीं, ये रहा मैं और ये मेरा पुत्र, तिगुनी आयु का है, ये 3 हो गया। वर्तमान की बात कर रहा है। 15 वर्षों बाद अपने पुत्र से दुगनी आयु का हो जाऊंगा। 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र से दुगनी आयु का हो जाऊंगा। तो दोनों की आयु का योग कितना है, तो दोनों की आयु का योग निकालना है। कोई बात नहीं, इन दोनों का डिफरेंस 15, इन दोनों का डिफरेंस 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1, 1 बराबर 15, तो 1 बराबर 15, तो ये 15 साल का, ये 45 साल का, 45 और 15 कितने होते हैं 60। दोनों की उम्र का योग कितना होगा, 60 वर्ष। हो गया काम खत्म आपका। ठीक, चलते हैं हम आगे। सिंपल से सवाल है, बड़े सुंदर से सवाल है। वर्तमान में माया तथा छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ये साहब आपकी माया और ये आपकी छाया। ठीक है, माया और छाया के डिफरेंस की अनुपात कितना है, 6:5। ये वर्तमान की है। ठीक है, और 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 15 वर्षों बाद उनकी अनुपात हो जाता है 9:8। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1, 8 छंग 48, 9 पांचों 45, मतलब 3, 3 पांचों 15, 5 पांचों 25, 5 छंग 30। किसका चाहिए अपने को, माया की वर्तमान, तो माया का कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। ठीक है, आपका तीसरा उत्तर। समझ पा रहे हो, सवाल कितने आसान से सवाल है। उम्र के सारे सवाल आप देखोगे, सर ये उम्र, ये कुछ नहीं है, आगे जाके इन्होंने उम्र में बांट दी है, ना किसी को औसत में बांट दी, ये कुछ नहीं होती है। ये केवल एक चरी रेखिक समीकरण होती है और 2 चरी रेखिक है। एक चरी रेखिक समीकरण और 2 चरी रेखिक समीकरण को उम्र और औसत दोनों में बांट लो, आपके आधे सवाल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल हमारे पास नावधारा में भी आ जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बढ़ी थी। 10 वर्ष पूर्व यानी -10 वर्ष। अब क्या करना है, हेमा और कौन है, गीता। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से दुगनी बढ़ी थी, यानी ये 2 गुनी थी, ये 1 हेमा बढ़ी थी। ठीक, अब से 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद मतलब +10। ठीक है, बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, यानी हेमा कितने साल की हो जाएगी, 40 वर्ष की हो जाएगी। अब से 10 वर्ष बाद, तो अब अनुपात कहां है, 2:1 यहां पर है। तो आपको पता है आज 40 वर्ष की है, तो वर्तमान में कितने वर्ष की हो जाएगी, 30 साल। और उसके बाद कितनी हो जाएगी वो, उसके बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल। 20 साल। और हेमा कितने साल की हो गई, यहां पे हेमा की आयु कितनी, यहां जाके कितनी हो जाएगी, देखो यहां कितनी हो जाएगी 30 और यहां कितनी हो जाएगी 20। तो 2 अनुपात बराबर कितना हो गया, 20।
तो यहां पे किसकी आयु पूछी है, गीता की आयु कितनी हो जाएगी, तो गीता कितने अनुपात की, 1 अनुपात की, तो 1 अनुपात, अच्छा आज गीता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 10। पर गीता की आयु 10 कब है, 10 साल पहले, तो आज कितनी होगी 20 साल, तो गीता की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, बहुत आसान आसान से सवाल है। कई सारे सवालों को तो हम बिना कलम चलाई कर सकते हैं और इस प्रकार से हमने उम्र के सवालों को किया। उम्र के और सवाल आएंगे दूसरे रैखिक समीकरण में, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपके लिए फिर बता दूं कि चलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करवाता रहता हूं। हम पढ़ रहे हैं समीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है समीकरण के बारे में। इसको 3 भागों में बांटा, 1 वेरिएबल, ठीक, और उसके बाद 2 वेरिएबल, और उसके बाद आपके पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हमने 45 क्वेश्चंस किए। कोशिश करी हमने कि लगभग बैंक, रेलवे, एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं सभी को खत्म कर दिया। और उसके बाद 2 वेरिएबल हम शुरू करेंगे, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और उसके बाद क्वाड्रेटिक। और आपको पता है तीनों ही आज की तारीख में हर एग्जाम में चलन में है, फैशन है पूरी तरह से। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में लगाइए और धूम मचाइए। हमें बस सफल होना है, सफल होना है और सफल होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।